नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कोई आपके घर मेहमान बनकर आया, आपने उसका स्वागत किया, उसे अपनी थाली में खाना खिलाया, अपने दरवाजे पर खड़े होकर विदाई दी और फिर वो आपके घर से निकलते ही किसी ने उसे मार दिया। आप क्या करते हैं? क्या आप चुप रहते हैं? क्या आप मुंह फेर लेते हैं? नहीं, कोई भी इंसान अगर उसमें जरा सी भी इंसानियत है तो वो बोलता है, वो अफसोस जताता है, वो निंदा करता है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। 18 फरवरी को ईरान का युद्धपोत ऑरिस डेना भारत की राष्ट्रपति को सलामी दे रहा था और महज 10 दिन बाद 28 फरवरी को अमेरिका की पनडुब्बी ने उसे टॉर्पीडो से डुबा दिया। 130 नौसैनिक जो कुछ दिन पहले हमारी सड़कों पर चल रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे, बाजार से खरीदारी कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर समुद्र की गहराई में समा गए और भारत सरकार ने एक शब्द नहीं बोला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको जरूरी लगे तो पहले एक काम करिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो सच मैं आज आपसे बताने वाला हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले पूरी बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्योंकि यह घटना एक दिन में नहीं हुई, इसके पीछे महीनों की कहानी है। फरवरी 2025 भारत ने विशाखापट्टनम में एक बड़ा आयोजन किया। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू और मिलान नेवल एक्सरसाइज, यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। 74 देशों की नौसेनाएं बुलाई गई, 85 युद्धपोत, जिनमें 19 विदेशी जहाज थे। यह आयोजन भारत की समुद्री ताकत और कूटनीति हैसियत का प्रदर्शन था। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि हिंद महासागर हमारी प्राथमिकता है। भारत इस क्षेत्र का सुरक्षा भागीदार है। Indian Ocean region is one of my foremost policy priorities. Our approach is evident in our vision of Sagar, which means ocean, and stands for security and growth for all in the region. We would continue to actively pursue and promote our geopolitical strategy and economic interests on the seas, in particular the Indian. इसी भावना के साथ ईरान ने अपना युद्धपोत ऑरिस डेना भारत भेजा। सोचिए जरा, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमले की धमकी दे चुके थे। हवा में युद्ध की बू आ रही थी। ऐसे माहौल में भी ईरान ने अपना एक महत्वपूर्ण युद्धपोत भारत के कार्यक्रम के लिए भेजा। यह भरोसे की निशानी थी, ईरान का भारत पर भरोसा। 15 से 25 फरवरी तक डेना भारत में रहा। 17 फरवरी को भारतीय नौसेना के ईस्टर्न कमांड ने उसका औपचारिक स्वागत किया। लिखा, भारत और ईरान के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों की याद दिलाता है यह युद्धपोत। आज हमारा अतिथि है। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने ऑरिस डेना ने सलामी दी। यह गौरव का पल था। 19 फरवरी को ईरान के नौसेना प्रमुख एडमिरल सहरव ईरानी भारत आए। भारत के नौसेना प्रमुख दिनेश के त्रिपाठी ने उनसे मुलाकात की, तस्वीरें खींची, वादे हुए, सहयोग की बातें हुई। ईरानी नौसैनिकों ने विशाखापट्टनम के बाजारों में खरीदारी की, स्थानीय लोगों के साथ सेल्फी ली और अपने साथ भारत की यादें लेकर लौटे। और फिर 28 फरवरी वापसी के रास्ते में श्रीलंका के गाले शहर से महज 40 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय पानी में अमेरिका की पनडुब्बी ने टॉर्पीडो दागा। 180 नौसैनिक जहाज में सवार थे, सिर्फ 32 को बचाया जा सका। 87 से अधिक 100 समुद्र से निकाले गए, दर्जनों का आज तक पता नहीं। दोस्तों, यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं। टॉर्पीडो क्या होता है, जरा यह भी समझ लीजिए। यह पानी के भीतर चलने वाली मिसाइल है।
जो जहाज के सबसे निचले हिस्से पर प्रहार करती है, जहाज को पूरी तरह पानी में डुबो देती है। आखिरी बार टॉर्पीडो का इस्तेमाल 1982 में फॉल्कलैंड्स युद्ध में हुआ था, जब ब्रिटेन ने अर्जेंटीना के जहाज को डुबोया था। 43 साल बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार किसी दुश्मन जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया गया। और ये मामला भारत के पड़ोस में, भारत के मेहमान पर। दोस्तों रुकिए, अभी असली बात आनी बाकी है। पहली बार, भारत की चुप्पी का क्या मतलब? होली का दिन था, खबरें आने लगी, पूरे देश में लोग पूछ रहे थे सरकार क्या कर रही है, विदेश मंत्रालय क्या बोला? जवाब था कुछ नहीं। कुछ घंटे बाद एक अखबार में आधिकारिक सूत्रों का बयान आया। सूत्रों ने कहा 28 फरवरी को युद्ध की घोषणा के बाद ईरान की युद्धपोत ने भारत से कोई सहायता नहीं मांगी। डेना और उस पर सवार सेलर 16 से 25 फरवरी के बीच ही भारत के मेहमान थे। यानी सरकार ये कह रही है हमारे मेहमान की अवधि 25 फरवरी को खत्म हो गई, तो 28 फरवरी को मरे तो हमारी जिम्मेदारी क्या? दोस्तों, यह जवाब है या बचाओ? क्या रिश्ते कैलेंडर पर निर्भर होते हैं? क्या अतिथि को मेहमान नवाजी सिर्फ उन्हीं दिनों पर होती है जब वो सिर्फ आपके घर की चौखट पर खड़ा हो? अगर यही मानक है तो फिर अतिथि देवो भव सिर्फ भाषणों में जीता है, भारत की नीति में नहीं। दूसरी बात, अमेरिका की बेशर्मी और भारत की बेबसी। अमेरिका के युद्ध सचिव पेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलकर बोले। In fact, yesterday in the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. Also, yesterday, the leader of the unit who attempted to assassinate उन्होंने इसे अमेरिका की बड़ी कामयाबी बताया। पूरे बयान में भारत का नाम एक बार भी नहीं आया। जरा सोचिए, हिंद महासागर में भारत के मेहमान पर, भारत की सीमा के करीब, और अमेरिका को भारत का जिक्र करने की जरूरत ही नहीं लगी। यह बेइज्जती है या भारत अब इतना कमजोर हो गया है कि इसकी परवाह भी नहीं की जाती? रक्षा मामलों के जानकार ब्रह्मा चेलानी ने साफ लिखा, नौसैनिक परंपरा में किसी होस्ट के कार्यक्रम के बाद उसके मेहमान पर हमला होस्ट के लिए अपमान की बात होती है। उनका यह भी कहना था कि एक ही टॉर्पीडो ने भारत की कूटनीतिक शक्ति, उसकी कन्विंसिंग पावर और उसकी रीजनल मैरीटाइम लीडरशिप तीनों को एक साथ पंचर कर दिया। तीसरी बात, बचाव में भारत कहाँ था? घटनास्थल श्रीलंका के गाले से महज 40 नॉटिकल माइल्स, कन्याकुमारी से सिर्फ 300 किलोमीटर। बचाव कार्य में आगे आया श्रीलंका। भारत ने क्या किया? पिछली दिवाली प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रांत पर खड़े थे, कह रहे थे दुनिया की 66% तेल सप्लाई और 50% कंटेनर शिपमेंट हिंद महासागर से गुजरती है। भारत इस महासागर का सिक्योरिटी पार्टनर है। भारतीय नौसेना ग्लोबल पार्टनर की भूमिका निभाती है। तो जब भारत के मेहमान की 130 जानें खतरे में थी 300 किलोमीटर दूर, तब वो ग्लोबल पार्टनर कहाँ था? और ये जानकर आपका खून खौल जाएगा, जिस दिन ये खबर आई उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ट्विटर पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के होली संदेश का धन्यवाद कर रहे थे। चौथी बात, भारत की तेल सप्लाई पर खतरा। दोस्तों, यह सिर्फ कूटनीति का सवाल नहीं, यह आपकी जेब का सवाल है। भारत का 40% तेल आया हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है। यह वही इलाका है जहां ईरान की मौजूदगी निर्णायक है। एलपीजी और एलएनजी की स्थिति और भी नाजुक है। अगर यह युद्ध बढ़ता है, अगर हॉर्मुज इसी तरह बंद रहता है, तो भारत में पेट्रोल और एलपीजी और रोजमर्रा की चीजें इतनी महंगी हो जाएंगी कि मध्यम वर्गीय परिवार की रसोई हिल जाएगी। और ऐसे संकट के वक्त जब भारत को स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, सरकार चुप रही। पांचवी बात, लीमाओ समझौते का खतरा। 2016 में भारत और अमेरिका ने लीमाओ समझौता किया था। इसमें दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ
बेसेस और पोर्ट का इस्तेमाल कर सकती है। अमेरिका के एक रिटायर्ड अधिकारी ने एक टीवी चैनल पर दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना भारत के बंदरगाह का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया। यह झूठा दावा है। लेकिन सवाल यह है, अगर अमेरिका हिंद महासागर में पनडुब्बी तैनात करके ईरान के जहाज को डुबो रहा है, तो क्या भारत को इसकी जानकारी नहीं थी, पहले या बाद में भी नहीं? रक्षा विशेषज्ञ जोरावर दौलत सिंह ने चेतावनी दी है, अगर भारत अमेरिका के इस युद्ध में पार्टी बना तो इसका अंजाम खतरनाक होगा। और ये वीडियो अभी बंद मत करिए, क्योंकि सरकार की जवाबदेही वाला हिस्सा अभी बाकी है। दोस्तों, हम देश से प्यार करते हैं, इसीलिए सवाल पूछते हैं। यही असली देशभक्ति है। तो आज मैं मोदी सरकार से सीधे सवाल पूछता हूं। सवाल नंबर 1, अतिथि देवो भव सिर्फ भाषण है? जिस सरकार से हर भाषण में वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव की दुहाई दी, उसी सरकार ने अपने मेहमान के मारे जाने पर अफसोस का एक शब्द नहीं कहा। 2024 में जब ईरान के राष्ट्रपति रईसी का विमान दुर्घटना में निधन हुआ, तब विदेश मंत्री जयशंकर खुद ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका में लिखकर आए। और 2025 में जब 100 से ज्यादा ईरानी नौसैनिक हिंद महासागर में डूब गए, जो भारत के मेहमान बनकर आए थे, तो जयशंकर साहब उस शोक पुस्तिका तक नहीं गए। क्यों? क्या डर था? क्या अमेरिका नाराज हो जाता? सवाल नंबर 2, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहां गई? मोदी सरकार वर्षों से दावा करती आई है कि भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं, भारत स्वतंत्र विदेश नीति चलाता है। लेकिन दोस्तों, जो देश अपने मेहमान की हत्या पर भी अफसोस जताने से डरे, वो किस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहा है? पूर्व राजदूत केसिंग ने साफ लिखा, चुप्पी कूटनीति नहीं होती, भारत को धक्का देकर कोने में पहुंचाया जा रहा है। सवाल नंबर 3, प्रेस फ्रीडम और मीडिया की भूमिका। दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159वें स्थान पर है 180 देशों में से। यह संयोग नहीं, जिस दिन हिंद महासागर में यह बड़ी घटना हो रही थी, गोदी मीडिया के ज्यादातर चैनल बिहार की राजनीति और होली की खबरें चला रहे थे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, कोई डिबेट नहीं। जब मीडिया सत्ता का भोपू बन जाए तो सच बोलने की जिम्मेदारी हम आप जैसे लोगों पर आती है। सवाल नंबर 4, बेरोजगारी और महंगाई के बीच ये चुप्पी। और दोस्तों, ये विदेश नीति की विफलता अकेली नहीं है, ये उसी सिलसिले का हिस्सा है। CMIE के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी दर अभी भी 7 से 8% के आसपास है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, वो कहां गई? मनरेगा का बजट लगातार काटा जा रहा है। किसानों को MSP की गारंटी का वादा वो टूट चुका है। और ऊपर से हार्मोज स्ट्रेट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल, जो तेल की कीमतें और बढ़ाएंगे, आम जनता की रसोई और महंगी करेंगे। सरकार से सवाल है, क्या आप देश की रक्षा कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता की? दोस्तों, आज की पूरी बात को समेटते हैं। पहली बात, ईरान का युद्धपोत ऑरिस डेना भारत का मेहमान था, भारत के कार्यक्रम में भाग लेने आया था, भारत से विदा होकर वापस जा रहा था और अमेरिका ने उसे डुबो दिया। 130 में से सिर्फ 32 बचे। दूसरी बात, भारत ने न निंदा की, न अफसोस जताया, न बचाव में हाथ बढ़ाया। एक देश जो खुद को हिंद महासागर का रक्षक कहता है, वो उस दिन मौन था। तीसरी बात, यह मौन कमजोरी का नहीं बल्कि दिशाहीन विदेश नीति का प्रमाण है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद का सम्मान खो देते हैं तो यही होता है। चौथी बात, यह युद्ध का असर भारत पर पड़ेगा। तेल की कीमतें, समुद्री रास्ते, आर्थिक स्थिरता, सब पर। और उस वक्त हमें एक मजबूत, स्वतंत्र, नैतिक विदेश नीति की जरूरत होगी, जो आज दिखती नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि जब तक आप जैसे जागरूक नागरिक हैं, जब तक आप सवाल पूछते हैं, तब तक इस देश की आत्मा जिंदा है। हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि यह देश हमारा है, किसी सरकार का नहीं। और मैं आशीष शर्मा
आपसे वादा करता हूं, जब तक सच है मैं बोलता रहूंगा, जब तक आप हैं वन देशभक्त जिंदा है। मैं हूं आशीष शर्मा, वन देशभक्त से। जय हिंद। दोस्तों, एक काम करिए, यह वीडियो उन 5 लोगों को शेयर करिए जो अभी भी सोचते हैं कि भारत की विदेश नीति बहुत मजबूत है। उन्हें यह सच दिखाइए, क्योंकि सच फैलाना यह भी एक देशभक्ति है, शायद सबसे जरूरी देशभक्ति। लाइक करिए ताकि YouTube यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए। हर लाइक एक वोट है सच के पक्ष में। और वन देशभक्त को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां आपको वो मिलता है जो गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी एजेंडे के, सिर्फ सच। अगली वीडियो में मैं एक और बड़े मुद्दे पर आने वाला हूं जिसे सरकार दबाना चाहती है। बेल आइकन दबाए रखिए, वो वीडियो आपको मिस नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।